Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start from the methods of expressing the concentration of standard solutions. ठीक है, आज हमने ये देखना है कि जो हमने solutions कल हमने डिस्कस किया था, हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं that is the basic tools on analytical experiments in analytical chemistry. हमने देखा कि वेइंग कैसे होती है, वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, कौन से ग्लासवेयर यूज होता है, और इन सब को करने के लिए यूज करने के लिए हमें केमिकल्स को सॉल्यूशंस बनाना है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो अब जब सॉल्यूशन बना लिया तो हमने उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या है, नॉर्मली हम उसको मोलर सॉल्यूशंस में या नॉर्मल सॉल्यूशंस में शो करते हैं। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं आइदर इन द मोलर सॉल्यूशन और आइदर इन द नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, तो नॉर्मल मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके मौजूद हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 40 ग्राम पर ग्राम जो है 1 मोल का वेट है उसके, अगर वो पर लीटर अगर हम वैसे लीटर में डिसॉल्व करूंगी तो दैट इज अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 हाइड्रोक्साइड है, इसी तरह से HCl में 1 प्रोटॉन है, 1 हाइड्रोजन है। तो अगर दोनों ही के केस में क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द मोलर सॉल्यूशन। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4 तो उसमें केस में क्या होगा कि जो 2 हाइड्रोजन आयन है तो उसका मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। तो उसके केस में क्या होगा कि जो उसकी मोलैरिटी या मोलर सॉल्यूशन है, सपोज H2SO4 98 ग्राम पर लीटर लेंगे तो वो उसका मोलर सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करेंगे बाय 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि H2SO4 2 से डिवाइड करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन है तो नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट उसका क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमने डिस्कस करने होते हैं इन दी नॉर्मल सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल जो होते हैं उसे हम कहते हैं डेट इज द मोलर सॉल्यूशन। तो the first gives the number of moles of reagent contained in 1 liter of the solution, and this normality क्या होगा, this give us the number of equivalents of the reagent। ठीक हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या है कि मोलर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नॉर्मल सॉल्यूशन, बट इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी, जिसमें CaOH ट्वाइस उसका फार्मूला है ना, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन 2 है, H2SO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिएजेंट इन द सेम वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है, अब हमने उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस को यूज करते हैं, टाइट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट टाइट्रेशन एंड सेकंड इज द बैक टाइट्रेशन। व्हेन टाइट्रेंट कौन से वाला था, जो आपकी फ्लास्क में मौजूद था वो टाइट्रेंट था, और जो आपके उसके अंदर जो आपका ब्यूरेट है उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं। व्हेन टाइट्रेंट रिएक्ट डायरेक्टली विद एन एनालाइट, ठीक है, द प्रोसीजर इज टर्म्ड एज डायरेक्ट टाइट्रेशन। जैसे कि हमने कल एग्जांपल ली, मोस्ट सिंपल एग्जांपल एसिड बेस टाइट्रेशन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और HCl का, जब हम उसे ट्रीट करते हैं, HCl हमारा अगर एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, हमने उसको भी अर्नल में फ्लास्क में लिया, और ऊपर हमने ब्यूरेट के अंदर हमने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो क्या होगा, जो आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, इंडिकेटर हमने फिनोल्फथलीन डाल दिया, तो जब तक उसके अंदर वो एसिड में जो फिनोल्फथलीन है वो कलरलेस होगी, जैसे ही मैं 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालती हूँ कलर अपीयर होता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप टाइट्रेंट उसके अंदर डाल रहे हैं ब्यूरेट से, वो क्या करेगा, फौरन से रिएक्ट कर लेगा विद द एसिड, तो कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट टाइट्रेशन की टाइप है।
समटाइम क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू ऐड एन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड टाइट्रेंट and then determine the excess amount by back titration with a second standard titrant. क्या किया कि मैंने पहले उसके अंदर, इसी को मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखूं, तो क्या किया मैंने उसमें डाल दी, मेरे पास एंड पॉइंट आ गया। अब मैंने कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की फर्दर कंफर्म करनी है, तो मैं इसको बैक टाइट्रेशन करूंगी। मैं उसमें एक्सेस, अब मैंने जो एंड पॉइंट आ गया उसके बाद मैंने 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में ऐड ऑन कर दी, ठीक है ना। जब मैंने उसे ऐड ऑन कर दी किसके अंदर, अपने एनालाइट के अंदर, तो क्या होगा कि अब मुझे एक और सेकेंड टाइट्रेंट लेना पड़ेगा नॉन कंसंट्रेशन का, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब मैं उसको अगेन सेकेंड टाइट्रेंट को यूज करूंगी और मैं जो एक्सेस अमाउंट डाली है अपने अंडरवेयर फ्लास्क में, अपने एनालाइट में, उसको मैं अगेन टाइट्रेट करूंगी। So, in other words, back titration is a process in which the excess of standard solution used to react with an analyte is determined by titration with the second standard solution. कि एक सेकेंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया और फिर उसने उसके साथ रिएक्ट किया और मुझे एक एक्सेस पता चल गई कि वाकई जो 0.1 मोलर था वो 0.1 मोलर 0.1 के साथ ही रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बैक टाइट्रेशन को हम फर्दर कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं और उन रिएजेंट्स के लिए यूज करते हैं, उन रिएक्शंस के लिए, उन सैंपल्स के लिए यूज करते हैं जहाँ पे वीक एसिड वीक बेस और रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, जिसकी वजह से हमें कोई क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर एंड पॉइंट अगर नहीं आ रहा या हमारा जो वेरिएशन आ रही है हमारे रिजल्ट में, तो हमने फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है ना। आया टाइट्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। तो बैक टाइट्रेशन आर ऑफन रिक्वायर्ड व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड द रिएजेंट इज स्लो। सपोज वीक एसिड है, वीक बेस है, ठीक है, is slow, or when the standard solution lacks stability, ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है उसकी स्टेबिलिटी में फर्क है, वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो उसके अंदर फोटोलिसिस हो जाती है, etc. Back titration, the equivalence point corresponds to the point when the amount of initial titrant is chemically equivalent to the amount of analyte plus the amount of back titrant. तो क्या होगा, द इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पर आया था, हमारा एंड पॉइंट आया था, correspond to the point when the amount of initial titrant is chemically equivalent to the amount of analyte plus the amount of back. इसका हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अब इस वीक में तो आपको फ्राइडे आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम ये डायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपको उसकी इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है जी, गॉट इट। कि कैसे हमने करना है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए, प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड लिया, जो भी रिक्वायरमेंट हमारे प्रैक्टिकल की, हमारे एक्सपेरिमेंट की, उसके हमने सॉल्यूशंस बनाए। सॉल्यूशंस बनाकर हमने देख लिया कि उनमें सब कंसंट्रेशन जो सी है वो सेम है या नहीं है। तो अब यही जो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस हैं, बेसिकली उनको हम अगर ओवरऑल करें तो उनकी कंसंट्रेशंस को, उनकी क्लास रिएक्शंस को हम फाइंड आउट करने के लिए जो क्लासिफाई करते हैं, वो हमारे पास 4 टाइप्स की टाइट्रेशन एनालिसिस होती हैं। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की क्लासिफाई करें तो देयर आर 4 टाइप्स। The reaction employed in titrimetric analysis fall into 4 main classes. The first 3 involve no change in oxidation state as they are depend upon the combination of ions. कौन सी 4 types है? Acid base titration, ठीक है, उसको हम acidimetry and alkymetry भी कहते हैं या neutralization reaction भी कहते हैं, ठीक है। Second is the precipitation reaction. आयंस कंबाइन करते हैं, आपने पढ़ा है ना, जब हम उसमें हेलोजन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास पेल येलो, ब्राउन, वाइट जो है वो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं, तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। दीज डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस टू फॉर्म द सिंपल प्रेसिपिटेट्स। और कॉम्प्लेक्स टाइप में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शंस ये हम टाइट्रेशन करते हैं। अक्सर आप लोगों ने ये भी किया होगा डेफिनेटली 5th सेमेस्टर तक, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर एनालिसिस।
हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन इनके कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से वाटर हार्ड या सॉफ्ट होता है, और उसमें जो है कैल्शियम मैग्नीशियम को डिटरमिन करने के लिए जो हम इनका EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन से कहते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के EDTA के साथ इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो थ्री हमारे पास टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ये क्या है कि इसमें नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम रहता है, while in case of oxidation reduction reaction under this experiments क्या होगा, reaction involving change in oxidation number or transfer of electron among the reactive substance, ठीक है। The standard solutions are either oxidizing or reducing agent। oxidation reduction reaction भी हम इसके भी प्रैक्टिकल्स नहीं किए हुए, तो हम इसका एक तो कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो रिएक्टेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, these include the titration of free bases or those formed from salts of weak acids by hydrolysis with the standard acid। अगर एसिड के साथ हम कर रहे हैं तो एसिडिमेट्री। and the titration of free acids or those formed by the hydrolysis of salts or weak bases, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। अब हमने बेस यूज किया तो हम कहेंगे नाउ दिस इज द अल्कीमेट्री। द रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म वाटर and also under this heading must include titration in non-aqueous solvent। non-aqueous solvent में हम अमोनिया को यूज कर सकते हैं। अगर हम अमोनिया यूज करें तो अब हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो नॉन एक्वस है, मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। या एसिटिक एसिड भी इसमें समटाइम यूज होता है कॉम्बिनेशन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैंने एग्जांपल अभी दी थी, सिल्वर आयन रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अक्सर प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाएंगे और हम स्टॉप कर देंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैंने बता दिया था, डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस other than hydrogen or hydroxide ion to form a soluble slightly dissociated ion or compound, as in the titration of a solution of cyanide with silver nitrate। ठीक है जी, एग्जांपल क्या है, साइनाइड के सिल्वर नाइट्रेट के साथ एग्जांपल दी है। इसमें नॉर्मली वो कहता है EDTA is a very important reagent for complex formation titration and has become one of the most important reagent used in titrometric analysis। oxidation reduction or reaction that involve change in oxidation number by transfer of electron among the reagent reactive substances या reagents कह लें आप इसको, the standard solution are either oxidizing or reducing agents होते हैं, ठीक हो गया जी। तो these are the 4 different types of titrometric analysis, जो कि हम on that basis हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन या बैक टाइट्रेशन करते हैं। जब भी करते हैं तो इनमें से 4 रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है और किस तरह हमने इनका एंड पॉइंट देखना है ताकि हम उसकी कैलकुलेशंस को कर सकें। नेक्स्ट इज टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व का क्या है, एक तो हमने बता दिया ना कि आपके पास एंड पॉइंट आ गया, कलर चेंज आ गया, प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो गए, कलर अपीयर हो गया या डिसअपीयर हो गया वगैरह वगैरह। तो अब क्या है कि टाइट्रेशन कर्व, अनदर मेथड क्या है, एंड पॉइंट का एक तो वो हमारे पास फिजिकल चेंज से पता चल गया, एक सेकंड मेथड वो कहता है कि हम वही जो काम कर रहे हैं उसके हम टाइट्रेशन कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। वही जो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही मेरे पास जो नीचे एनालाइट था ना HCl का, उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी थी। अब मैं उसमें मैंने उसमें कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड नहीं किया, 0 है, ठीक है ना। और अब मैं उसकी pH नोट करती हूँ, तो इनिशियल pH इज 1.5, इनिशियल pH इज 1 या 1 पॉइंट, ये 1 पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 1 मिडल में इसके 1 है, तो 1 pH है उस सोल्यूशन की। अब जब मैंने उसके अंदर 0.5 मैंने इसमें 5 ml, देखें ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ml में, मैंने 5 ml HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला उसके अंदर, तो उसकी pH थोड़ी सी ऊपर हो गई। फिर मैंने 10 ml जब उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो 1.8 हो गई।
जब मैंने 15 डाला तो ये नियर अबाउट 2 हो गई। तो दिस इज मैं जिस तरह से मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हर एडिशन के बाद कि मैं प्रोटोकॉल सेट कर लेती हूँ कि आफ्टर एडिशन ऑफ 5 ml आई चेक द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये मैंने उसका सोल्यूशन की मैं पीएच चेक करती गई, 20 ml डाल लिया तो फिर 2 के करीब आ गया, फिर 25 ml 5 ml और डाला तो ये तकरीबन 25 हो गया। जब यहाँ पे मेरे पास ये 26 ml के करीब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ये 30, तो इसकी पीएच कौन सी है वो 3 के करीब हो गई। 26 सोडियम हाइड्रोक्साइड ml डालने के बाद मेरे पास जो पीएच है वो नियर अबाउट 3 हो गई। और यहाँ पर ही एकदम से पीएच जॉन सी है वो चेंज होती है, और ये अब नाउ दिस इज 6 और 6.67 के करीब आ गई, 6.897। दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है ना, जहां पर हमारे पास सारी करीब करीब आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि सारे का सारा जो एसिड था वो बेस के साथ रिएक्ट कर गया। अब क्या आएगा कि नेक्स्ट, अब मैंने देखना है मैं इसके अंदर वेरी नेक्स्ट पॉइंट पे, जब मैं थोड़ी देर के बाद इसकी पीएच नेक्स्ट ड्रॉप डालूंगी, नेक्स्ट 5 ml, नेक्स्ट 5 ml नहीं मैंने डाला भी, देखिएगा। तो जो यहाँ पे एक्सेस था 5 ml का एक्सेस था या 1 ml का एक्सेस था, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये नाउ दिस इज दी 11.678 जो भी इसको आप कह लें, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर उसके बाद मैंने फिर अगेन ऐड करती गई 50 ml तक, तो ये मेरे पास ये 13.5 के करीब के पीएच आ रही है, स्टेबल हो गई। तो ये इस तरह की एक कर्व आ जाती है। अब क्या है, मैं इंडिकेटर भी मैंने यूज किया, कलर चेंज हुआ, कलर परसिस्ट कर गया, यहाँ से यहाँ के दरमियान है कि कलर, अब कलर जब आपने देखा है तो आपने देखा है लाइट पिंक भी आता है, डार्क पिंक भी आ रहा होता है, तो वो रेंज ये वाली होती है, ठीक है। ये दिस इज द रेंज कि आपके पास देखें वही ml है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन उस पे 3 से लेके 11 तक आपके पास पीएच की जो है वो वेरिएशन आ गई है। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली दैट टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व अनदर मेथड है कि हमने एंड इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट डिटरमिन करना है, हमने किसी कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है। तो अब हमारे पास, हमने उसका कलर चेंज नहीं सिर्फ देखा बल्कि हमने उसकी पीएच भी देखी। दो मेथड से हमने कंफर्म किया कि आया इस रिएजेंट का जो एंड पॉइंट है वो क्या है। तो टाइट्रेशन कर्व, टू फाइंड द एंड पॉइंट, हम मॉनिटर सम प्रॉपर्टी ऑफ द टाइट्रेशन रिएक्शन that has a well defined value at the equivalence point. वेल डिफाइंड वैल्यू, मुझे वहां पे मैंने देखा 10 ml यूज हो गया। एक मैं करूंगी अपना आपका जो पीछे मेथड था, हमने इंडिकेटर डाला और फिर हमने कैलकुलेट किया, फिर वही प्रोसेस मैं दोहराऊंगी, वही सारा रिएजेंट, लेकिन अब मैं पीएच नोट करके ये वाला मेथड यूज करूंगी। तो दोनों का जो इक्विवेलेंस पॉइंट का डिफरेंस आएगा वो मुझे बताएगा कि मेरा रिजल्ट कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट है। The equivalence point for a titration of HCl with sodium hydroxide occurs at pH of 7. We can find the end point, therefore, by monitoring the pH with a pH electrode use किया, और by adding an indicator that change color at a pH of 7. ये दो different methods है, मैं pH electrode use कर लूँ या मैं जो है वो फिनोफ्थलीन यूज कर लूँ। नॉर्मली हम फिनोफ्थलीन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इस पर भी होनी चाहिए कि आपने पीएच इलेक्ट्रोड की हेल्प से इस तरह से आप टाइट्रेशन कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। इसकी शेप क्या होती है इसकी जो शेप है ये इसको समटाइम एस या जी भी कह देते हैं, इसको जी शेप या एस शेप शेप टाइट्रेशन करवाइए। सपोज द ओनली अवेलेबल इंडिकेटर चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ 6.8, इज दिस एंड पॉइंट क्लोज एनफ टू द इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है ना। आपके पास वो 6.8 आई है, अब 7 आ रही है, तो वो क्लोज है। लेकिन अगर आप वही इसको सही तरीके से रीड आउट नहीं करते और आप कहते हो कि ये मेरे पास 11.8 आ जाती है, तो ये आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो हाउ द पीएच चेंजेस ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। आपको पहले पता होना चाहिए अब इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। फायदा ये है इसका कि आप कंफर्म कर सकते हो, नुकसान इसका नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप उसका पीएच का बिहेवियर क्या है। इसी तरह से पीएच के अलावा इसकी कंडक्टिविटी को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी जो कि चेंज होगी उसकी रिएक्शन के दरमियान, वो हम उसके वाई एक्सिस पे ले सकते हैं।
टाइट्रेशन प्रोवाइड क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ये हमें विजुअल पिक्चर देती है कि किसी भी प्रॉपर्टी की कि वो कैसे चेंज होती है, ठीक है ना। हाउ गिव अस अ विजुअल पिक्चर ऑफ हाउ अ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल जहाँ हमने प्रॉपर्टी पीएच ली है, changes as we add titrant. We can measure this titration curve experimentally by suspending a pH electrode in the solution containing the analyte. Analyte solution के अंदर हमारे पास analyte है, तो किस तरह से उसमें pH मीटर से हम देखते हैं कि किस तरह उसकी pH जो है वो चेंज हो रही है as the titrant is added. We can also calculate the expected titration curve by considering the reaction responsible for the change in pH. We arrive at the titration curve. We may use it to evaluate an indicator's likely titration error. For example, the titration curve is the above figure shows us that an endpoint pH of 6.8 produces a small titration error. Stopping the filtration titration at an endpoint pH of 11.6 on the other end gives an unacceptably large titration error. तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करना आपने जब तक उसकी परसिस्टेंट ग्रेजुअल चेंज अब्रप्ट जितने यहाँ तक ग्रेजुअली चेंज हुआ और फिर यहाँ पे अब्रप्ट चेंज हुआ, यहाँ पे फिर वो एक पास एक स्लोप जो सी है वो स्मूथ सी हो गई, तो आपने कंप्लीट अपने रिएक्शन को अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाना है टिल द आपके पास वो स्टेबल जो है वो ना आ जाए, रीडिंग्स ना आ जाए, लेकिन एक स्लाइड चेंजेस के साथ जो है सेम वैल्यू तकरीबन फॉल कर रही है। ठीक हो गया। तो ये टाइट्रेशन कर्व जो है ये प्लॉट ऑफ इसने थोड़ा सा और डिटेल से इन्होंने बता दिया कि प्लॉट ऑफ रिएजेंट वॉल्यूम एडिड वर्सेस सम फंक्शन ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, रिएजेंट वॉल्यूम टाइट्रेंट जो हमने ऐड करना है वो कितना कितना ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे क्या लेना है, कोई सी भी फंक्शन ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन के एनालाइट जो सा है उसकी कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और कौन सी प्रॉपर्टी, जिस तरह मैंने बताया कि अगर HCl है तो उसकी प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, बेसिक की तरफ जाएगी, जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट करेगा, उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कोई सा भी लगाना है फंक्शन ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन। Volume of the added reagent is generally plotted on the x-axis. The measured parameter that is a function of analyte concentration is plotted on the y-axis. Two general titration curve types क्या है, sigmoidal curve, इसको हम कहते हैं sigmoidal curve, a Z और S shaped curve, where the y-axis is the function of analyte or the potential of an ion specific electrode. देखा आयन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड का फंक्शन भी कह सकते हो इसको, यहाँ फिर आप इसका पी फंक्शन ऑफ द एनालाइट भी कह सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट ऐड हो रहा है और ये आपके पास ये इक्विवेलेंस पॉइंट, ये वॉल्यूम रिएजेंट का यूज हुआ है जिस पर कि आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। द इक्विवेलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन द मिडल ऑफ द मिडल सेगमेंट ऑफ द एस और जी। ठीक है, मिडल, इसका मिडल जब आप लोगे तो ये वाला पॉइंट, ये जो कंसंट्रेशन है इसको आप फाइंड आउट करोगे कि ये कंसंट्रेशन को फर्दर यूज करके हम अपनी फर्दर कैलकुलेशन को कैरी ऑन करेंगे। द इक्विवेलेंट पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन द मिडल ऑफ द मिडल सेगमेंट। मिडल, ये मिडल सेगमेंट का मिडल ऑफ द, यहाँ वाला पॉइंट था ना, मिडल ऑफ द मिडल सेगमेंट ऑफ एस और जी। एग्जाम्पल ऑफ सिग्मोइडल टाइट्रेशन का वो कहता है कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन होगी। तो कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन में ये आपके पास वही इस कर्व की शेप तकरीबन हर जगह पे, रिडॉक्स में पोटेंशियल हम डिटरमिन कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्लोराइड्स अपीयर हो रहे हैं, तो सबकी शेप तकरीबन सेम है, आ जाती है। लीनियर अच्छा, सेकंड शेप क्या, इसकी एक सिग्मोइडल कर्व होती है और एक आती है लीनियर सेगमेंट कर्व। सेकेंड नॉर्मली अटेन जो हमारे पास टाइप आती है कर्व की, टाइट्रेशन कर्व में, वो हम ये इस तरह से लेते हैं ना, ऐसे। तो अब ये क्या मतलब है, वो कहता है कि इसको हम टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ से हमने इसका नॉर्मल कर दिया और दूसरा हमने यहाँ पे, ये दोनों ने कट कर दिया। तो लीनियर सेगमेंट कर्व, इस तरह की कर्व को हम कहते हैं लीनियर सेगमेंट कर्व। अ कर्व जनरली कंसिस्ट ऑफ टू लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट एन एंगल। ये एक दूसरे को एक एंगल पे ये इस पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें हमने कोई सी मेजर्ड प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट है, क्या कहा हमने, लीनियर सेगमेंट कर्व आ गई हमारे पास।
इन लीनियर सेगमेंट कर्व क्या है हमारे पास, ये दिस इज द एंड पॉइंट, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट, जहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। एप्लीकेशन क्या है, टाइट्रीमेट्री इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एप्लीकेशन हमने इसकी यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स आर स्टिल वाइडली यूज्ड, बेसिक्स है लेकिन वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस में भी यूज होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एनालिसिस में भी क्यों यूज होते हैं, क्योंकि ये रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब कि रिपीटेबिलिटी होती है इनके रिजल्ट्स की, चीपनेस, कैपेबिलिटी ऑफ हाई प्रिसीजन। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ एन एनालिटिकल मेथड दैट द लेक स्पेसिफिसिटी, कि एक रिएक्शन कौन सा है वो बहुत सारे दूसरे रिएजेंट्स के लिए भी यूज हो सकता है, ये इसी वजह से ये चीप भी होते हैं। लेकिन इसको में उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो नहीं होती, स्पेसिफिसिटी लैक कर जाती है, तो दिस इज ओनली द जो है वो इसका वीक पॉइंट है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉर्मली एप्लीकेशन प्रोवाइड स्टैंडर्ड फार्माकोपियल मेथड फॉर द एसे ऑफ अनफॉर्मुलेटेड ड्रग्स। अनफॉर्मुलेटेड रॉ मटेरियल जो भी हमारे पास आएगा ना, तो उसको हमने अगर स्टैंडर्ड करना है, उसकी हमने कंसंट्रेशन बतानी है, तो नॉर्मली हम यही वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं, टाइट्रीमेट्रिक मेथड यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग क्रोमोफोर नहीं होता। अदरवाइज क्रोमोफोर हो तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज अ यूवी विजिबल एनालिसिस के थ्रू हम इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर लेते हैं। लेकिन विद स्ट्रॉन्ग क्रोमोफोर, अगर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रोमोफोर है तो हम प्रेफर कर रहे होते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को, उसको स्टैंडर्डाइज करने में। यूज फॉर टाइट्रेशन यूज्ड estimate water content are widely used in pharmaceutical industry. कारण फिशर टाइट्रेशन क्या है कि अब वाटर को डिटरमिन करना है आपने। अब वाटर को डिटरमिन करने के कलोरीमेट्रिक एनालिसिस भी है इसमें और टाइट्रेशन भी है। अगर क्वांटिटी बहुत थोड़ी है वाटर की किसी भी सैंपल में तो हम उसको में यूज कर लेते हैं ये टाइट्रीमेट्रिक मेथड, और यूवी विजिबल अगर है तो हम उसको यूवी के थ्रू भी कर लेते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल्स इसका बता दूंगी कि इसका प्रिंसिपल क्या है। कार्बन फिशर कबल के भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड नॉर्मली यूज होता है इन ईच इंडस्ट्री, स्पेशली वो कहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि किसी भी फार्मूले में वाटर का प्रेजेंस है या नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए कॉलर फिशर टाइट्रेशन यूज करते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के बेसिक्स है, बेसिक टूल है, स्पेसिफिकली इन दी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसमें आपको टाइट्रेशन करनी पड़ सकती है। क्योंकि ये क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि चीप है, कैपेबल है, हाई प्रिसाइज है और रोबस्टनेस है इसके अंदर। एडवांटेजेस क्या है, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन है, ठीक है, जैसे एंड एक्यूरेसी देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड्स आर रोबस्ट, एनालिसिस कैन बी ऑटोमेटेड, cheap to perform and do not require specialized apparatus. They are absolute methods and not depend on the calibration of the instruments. ठीक हो गया। limitations क्या है कि selective नहीं है, time consuming है, if not automated, अगर तो देखें हमने क्या किया कि हमने डाल दिया सैंपल अपने सैंपल होल्डर में, और वो आप ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली उसने 0.5 ml लेना है तो हर सैंपल जो है वो सैंपल होल्डर से वो मशीन ऑटोमेटिकली उसमें से 0.5 को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, बाकी को जो अलाउ नहीं करेगी ना। तो ये ऑटोमेशन इसमें आ जाता है, जिसमें कि जो मैनुअल एक्टिविटीज है वो हम कम से कम कर देते हैं और ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रूमेंट में हम डाल देते हैं और वो टाइट्रेशन होकर सब कुछ आके हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेशन इसकी क्या है कि वो अगर वो मैनुअल हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और एरर के चांसेस भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल एंड रिएजेंट, वही एनालिसिस कोई आपने करना है, अगर आपने GCMS पे HPLC में करना है तो आपके पास क्या होगा, बहुत थोड़ी सी अमाउंट से भी आप बहुत एक्सटेंसिव जो है वो रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। जबकि इसमें क्या होगा कि सैंपल जो सा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एज कम्पेयर टू डेट ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। रिएक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस,
with the analyte should be rapid and complete। ठीक हो गया? तो ये इसकी एडवांटेजेस जो है और लिमिटेशंस आ गई। नेक्स्ट कौन सा है? इसकी आ जाती है स्पेसिफिकेशंस के साथ, इसलिए हमारे इसमें नहीं है ज़रूरी। ठीक है, तो ये इसने इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं कि ऑटोमेटिक टाइट्रेटर्स हैं ये। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे हमने ऐड कर देना है कि हमने कितना सॉल्वेंट डालना है, क्या ऑटोमेटिकली सारा ये यहाँ जाके टाइट्रेशन हो जाएगी उसके अंदर। यहाँ से हमने इसकी प्रोग्रामिंग कर देनी है और ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स निकल आएंगे। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटेड है और मैनुअल आप लोग हम आम लैब में कर रहे होते हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, सेकंड मैंने आपसे कहा था, चले मैं आपको थोड़ा सा आगे इसके जो है ना प्रैक्टिकल वाला वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, डायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन वाले का। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ सेकंड फाइल शेयर कर दूं। न्यू शेयर में हम यहाँ पे चले जाते हैं जी। एग्जाम्पल हम करते हैं इसको, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास? बैक टाइट्रेशन टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट हम लेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चौक में मौजूद होता है। अगर हमने बैक टाइट्रेशन के थ्रू करना है तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होगा कि डिटरमिन द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ चॉक। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या बन जाएगा आपके पास? डिटरमिन द कैल्शियम कार्बोनेट इन गिवन सैंपल ऑफ चॉक। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट नेम आ गया। जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, आपको चौक का सैंपल दिया गया है। अब आपको ये कहा गया है कि ये चौक है, इसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट डिटरमिन करनी है कि इसके अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। तो क्या करेंगे आप? प्लेस द चौक सैंपल। कितना सैंपल लिया आपने? 0.125 ग्राम। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करना है वो हमने देख लिया कि वेइंग बैलेंस कैसा होना चाहिए। वेइंग बैलेंस को पे बैलेंस पर वेइंग करते वक्त हमें किन किन नॉर्म्स का ख्याल रखना है। तो आपने 0.125 ग्राम सैंपल लेके चौक का 250 ml अर्नलवेयर फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देना है और उसके अंदर 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन को पाइपेट कर देना है। उसके अंदर चौक के अंदर क्या डाल देना है? 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन भी ऐड कर देना है। ठीक हो गया? उसके बाद एक्सेस HCl was then titrated with 0.2। अब HCl ये कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक है, ये एसिडिक है, उसके साथ दोनों का रिएक्शन हो जाएगा और जो एक्सेस HCl होगा उसको हम जो है टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्सेस HCl was titrated with 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता, आप नोटबुक पे ये भी नोट करना है कि 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन कैसे बनाएंगे और 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के लिए आपने क्या कैलकुलेशन करनी है। आपने अपनी नोटबुक से एक लेनी है हर बच्चे ने, और उसके पेंसिल पेज के ऊपर जितने सोल्यूशंस बने हैं उन सब की कैलकुलेशंस होनी चाहिए। और अपने पेंसिल पेज भी करना है, पेन पेज पे भी करना है। प्रोसीजर पेन पेज पे लिखेंगे, कैलकुलेशंस पेंसिल पेज पे करेंगे और इक्वेशंस दोनों पेजेस पे आप लिखेंगे। अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ द टाइट्रेशन। HCl ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्टेड इन द टाइट्रेशन। इसने किया, वो कहता है मोल्स इज इक्वल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेशन इसकी क्या थी? 0.25। वॉल्यूम इसका कितना यूज किया? वो जो सपोज आपने कह दिया कि आपके पास जो वॉल्यूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो, यहाँ पे लिखा हुआ 32 ml यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपने 32 ml लिख दिया। लीटर में करने के लिए मोल पर लीटर थी कंसंट्रेशन, तो इसलिए यहाँ पर इसको लीटर कर दिया। मिलीलीटर से हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स यूज हुए? 0.25 कंसंट्रेशन थी इसकी, C इंटू जो आपके पास वॉल्यूम यूज हुआ 32.10⁻³ तो ये आपके पास आगे 8.03 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुए इन against the analyte that has 0.2 molar HCl with the 0.125 gram of chalk sample. Now use the balanced chemical equation for the titration to determine the moles of HCl that reacted in the titration.
अब आपने टाइट्रेशन फर्दर क्या करनी है, फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है विद 1 मोल ऑफ HCl। इसका मतलब है 8.03 into 10⁻³ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हुए हैं अगेंस्ट द 8.03 into 10⁻³ मोल्स ऑफ HCl के साथ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ HCl दैट वाज एडेड टू द चॉक इन एक्सेस वाज 8.03 into 10⁻³ मोल। जो एक्सेस में थी, जो सोडियम जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद बच गई थी, वो ये अमाउंट थी। अब कैल्शियम कार्बोनेट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन चॉक, वो हमने असल में हमारा मकसद तो ये था कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिटरमिन करना है। तो अब क्या करें हम, मोल्स इज इक्वल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो अब कितने मोल थे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन थी 0.2 और HCl कितना डाला था 50 ml। ठीक है जी, तो आपके पास टोटल कितने थे नंबर ऑफ मोल्स, 0.2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास कितने आ गए 0.010 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.010 मोल्स आ गए आपके पास। नाउ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl दैट रिएक्टेड विद द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो रिएक्ट किए टोटल ऐड कितने किए थे 0.010 मोल। ठीक है, और इज इक्वल HCl के साथ जो टाइट्रेटेड हुए जमा रिएक्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टोटल एडेड। टोटल एडेड हमारे पास ये आ गए, जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैलकुलेट किए थे फर्स्ट स्टेप में वो ये आ गए। तो अब हमने क्या कर लिया, जो टाइट्रेटेड थे यहाँ पे लिख दिया प्लस n number of moles of HCl that was reacted with calcium carbonate is equal, ये कैलकुलेशन 0.01 मोल आ गया। नाउ द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl reacted with calcium carbonate is equal, इसको हमने माइनस किया तो डेट इज इक्वल टू 1.97 इंटू 10⁻³ मोल्स। 1.97 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब इसका हम फार्मूला इक्वेशन लिखेंगे। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के साथ 2 मोल हैं वो रिएक्ट करते हैं HCl के। ठीक है जी, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितने, फ्रॉम द इक्वेशन 1 मोल, सो कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल के साथ, तो इसके कितने मोल है 1.97 10⁻³ थे। तो हैड रिएक्टेड विद हाफ, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके हाफ मोल जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अगर इसका 1 होगा तो इसके 2 होंगे, इसका 1 होगा तो इसका हाफ होगा। ठीक हो गया, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का डिटरमिन करना है। सो क्या किया हमने, 1.97 10⁻³ मोल ऑफ HCl हैड रिएक्टेड विद हाफ ऑफ दिस। तो इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा आपके पास 9.85 10⁻⁴ मोल कैल्शियम कार्बोनेट इन दी चॉक। अब ना इसको हमने मैस में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स इज इक्वल मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। जिस मैस था कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आया हमारे पास, डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने इसका देख लिया। मोलर मास तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आए हैं डेट इज 9.85, ये वाले 9.85 10⁻⁴ मोल दैट रिएक्ट विद HCl। और मोलर मास क्या है 40 कैल्शियम का प्लस 12 कार्बन का और ऑक्सीजन 16 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 100.09 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया। उससे हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल टू फाइंड द मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट। मास कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल n इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल, मैस हमने करना है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जहाँ के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैस इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास कैलकुलेट करके आगे, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मोलर मास, तो ये जब इस ऑपोजिट साइड पे जाएगा इक्वेशन के, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद देखा 0.09 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट in the 0.125 gram of the given chalk sample। ठीक हो गया, तो this is the back titration method कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं।
बैक टाइट्रेशन कैसे होती है, एक्सेस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन हमने डाली और उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट? जैसे हमने कहा कि दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है जी, ये एक्सपेरिमेंट भी हो गया है, इसको आपने अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। और फिर हम जो है कमिंग लेक्चर जो है कल हम इसके जो आपके बेसिक टूल्स हैं वेइंग और जो आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशंस, इसके बाद हम शुरू करेंगे सैम्पलिंग, या हमने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट टूल क्या है, सैंपल कैसे लेना है, प्रॉपर सैंपल क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कैसे हमने उसको कलेक्ट करना है और लैब सैंपल बनाना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।